चलिए जी, आज का विषय है, जैसा कि आप लोगों को पता है, आए हुए हैं इसीलिए गोचर का विषय है। थोड़ा सा गोचर अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा के जितना समय है अपने पास थोड़ा सा ही हो पाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ही बहुत कुछ हो जाएगा। गोचर का विषय है, गोचर का विषय है। गोचर से पहले कुंडली बनाना, उसके बाद फलादेश करना, दोनों चीजें हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसे क्यों जानना चाहिए, समझिएगा। इससे पहले आप लोगों ने अध्ययन किया है कुंडली से फलादेश, अर्थात लग्न कुंडली देखिए कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, स्वगृही हैं कि मूल त्रिकोणी है या उच्च के हैं, यही सब है ना। अच्छे ग्रह हैं तो स्वगृही हैं तो अच्छे ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं तो अच्छे ग्रह हैं, मूल त्रिकोणी है तो बढ़िया है, अस्त ग्रह हो तो खराब हुआ, कोई ग्रह नीच के हैं तो वो ग्रह खराब है, अच्छे नहीं माने जाते। मान लो किसी की कुंडली में मंगल नीच के हैं, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, लग्न कुंडली मंगल नीच के हैं, तो आशुतोष जी क्या समस्या होगी ऐसे लोगों को? किस राशि में नीच के होते हैं मंगल? या वो किस राशि में नीच के होते हैं? अंकित बताओ। अरे स्वामी होते हैं काट के। क्यों, किस राशि में मंगल नीच के होते हैं? कर्क राशि में मंगल क्या होते हैं? नीच के होते हैं। देखिए ऑनलाइन में सब लोग बता रहे हैं, ऑफलाइन वाले छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको चाहिए डेली प्रसाद। अगर डेली प्रसाद लगना बंद हो जाता है फिर वो बुद्धि इनकी काम करनी बंद हो जाती है। तो कर्क राशि मंगल है, अगर मंगल किसी कुंडली में कर्क राशि में अर्थात नीच के है तो क्या समस्या होगी ऐसे लोगों को? मंगल से संबंधित समस्या होगी। मंगल से संबंधित क्या क्या चीजें हैं? वाहन, भूमि, आत्मबल, लड़ाई झगड़ा, मतलब जितने भी उसकी शुभता है वो क्या हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। जो शुभता है, हाँ, जितने भी कारकत्व है मंगल के, उस कारकत्व में जितनी अच्छाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बुराइयां जितनी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब? जब लग्न कुंडली में, किसी की कुंडली में मंगल नीच के हो। मंगल के साथ ही नहीं, कोई भी ग्रह यदि नीच के हैं तो उसकी शुभता में कमी आ जाएगी और अशुभता में वृद्धि हो जाएगी। और किसी की कुंडली में मंगल उच्च के हो या कोई भी ग्रह उच्च के हो, तो ग्रह से संबंधित कारक तो आपको पता ही है, तो उस ग्रह, जो भी ग्रह उच्च के हैं, तो उसका जो कारकत्व है, उसका उस ग्रह से संबंधित जिन जिन चीजों का, बातों का विचार करते हैं, उन सब में उन सब की शुभता में वृद्धि हो जाती है। जी जी ऑन है। अरे वाह दीपक जी, तो ये तो लग्न कुंडली बता रहा हूं मैं, लग्न कुंडली से कैसे फलादेश करते हैं। फिर देखते हैं हम दशा। मान लीजिए मेरी कुंडली में या किसी की कुंडली में, अभी रिसेंटली बताया हूं आप लोग को, जल्दी में ही, जो नए बैच वाले हैं, पुराने वाले तो विद्वान हैं, पंच महापुरुष योग, नॉर्मल सही से प्रचलित है इसलिए बता रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे योग बताए आपको। पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष में 5 योग है, रुचक, भद्रक, हंस, मालव, शश। जिसे सस बनता है किससे? शनि से। शनि यदि केंद्र भाव में, लग्न कुंडली के और चंद्र कुंडली दोनों कुंडली के केंद्र भाव में यदि स्वगृही हो या उच्च के बैठे हो तो क्या होंगे? तब क्या होगा, उस व्यक्ति कुंडली में शश नामक महापुरुष राजयोग बनता है। अब ये शश नामक महापुरुष राजयोग कब फल देंगे? ये लग्न कुंडली का ही विषय चल रहा है। ये शश नामक महापुरुष राजयोग कब फल देगा? मान लो मेरी कुंडली में बन रहा है शश नामक महापुरुष राजयोग, लेकिन वह जीवन भर फल नहीं देगा। कब कब फल देगा? जब जब शनि की महादशा अथवा अंतरदशा मेरे जीवन में आएगा। तो केवल लग्न कुंडली को देख करके फलादेश नहीं करना है, किसको देखकर करना है? दशा भी देखा जाएगा। दशा ही हमें टाइम पीरियड बताता है कि किस समय व्यक्ति, देखिए किसी की भी कुंडली, कोई भी कुंडली हो, पूर्ण रूप से खराब नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। किसकी भी, कितना भी व्यक्ति निर्धन, कितना भी परेशान, कितना भी अल्पायु वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसकी पूर्ण रूप से कुंडलियां खराब नहीं होती है। उसको फल किसके आधार पर मिलता है? दशा के आधार पर। थोड़ा सा समझेंगे तो आपको दशा के महत्व के बारे में समझ में आएगा। मान लीजिए कुंडली है,
किसी भी लग्न की, सिंह लग्न की मान लीजिए कुंडली है किसी की, इसमें योग कारक ग्रह कौन है बताए हैं आप लोगों को। जब कोई भी किसी भी लग्न कुंडली में जब कोई एक ग्रह केंद्र के और त्रिकोण के दोनों भाव के स्वामी अकेले हो जाए तब वह योग कारक होता है, बढ़िया माना जाता है। देखिए यहाँ केंद्र के स्वामी कौन, मंगल। ये 4 केंद्र में से एक केंद्र के स्वामी मंगल है और 2 त्रिकोण में से एक त्रिकोण के स्वामी भी मंगल है। तो इस कुंडली में मंगल 2 भाव के स्वामी है, जिसमें एक भाव त्रिकोण, एक राशि त्रिकोण में है, एक राशि केंद्र में, एक केंद्र में एक त्रिकोण में। तो केंद्र त्रिकोण के अकेले स्वामी हो गए मंगल। तो ऐसे स्थिति में मंगल को कहा जाता है योग कारक। मंगल ही नहीं कोई भी ग्रह, एक बार हमें प्रैक्टिकल और देख लीजिए, बता देता हूं। बताइए इस कुंडली में कौन ऐसे ग्रह है जो योग कारक है, बताओ भाई सब लोग, जो लग रहा हो योग कारक है। शुक्र क्यों है, ध्यान देखेंगे आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस समय जो विषय में पढ़ा रहा हूं कई लोगों का कंप्लीट हो, लेकिन यह विषय जो अभी आगे और अध्ययन होने वाला है यह विशेष है। ये कौन सा विषय, ये क्या है, योग कारक। इसमें मंगल है, इसमें शुक्र है। शुक्र क्यों है, क्योंकि केंद्रों में से एक केंद्र का स्वामी शुक्र है और त्रिकोणों में से भी एक त्रिकोण का स्वामी शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में मकर लग्न की कुंडली में शुक्र क्या हो गए, योग कारक, राजयोग कारक हो गए। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ मंगल बैठ गए, सिंह लग्न कुंडली है और इसमें मंगल बैठे हैं, तो रुचक नामक महापुरुष राजयोग बन गया। ऐसे ही बनता है ना महापुरुष राजयोग, रुचक नामक महापुरुष राजयोग बन गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करना क्या है, ये रुचक नामक महापुरुष राजयोग कब विशेष फल मिलेगा इनको, जब मंगल की महादशा अथवा अंतर्दशा आएगी। मान लीजिए मंगल से पहले अन्य किसी ग्रह से, इसमें शनि मार्केश है, शनि अच्छे नहीं होते, सिंह लग्न की कुंडली में शनि पापी माने जाते हैं, बहुत ही अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि दोनों आपस में शत्रु भी हैं और ये मार्क भाव के स्वामी, षष्ठ भाव, तृक भाव के स्वामी साथ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तो शनि क्या है, अशुभ है। यदि मान लीजिए इस जातक का जब उम्र हो इसका 18 वर्ष, जब ये 18 वर्ष का हो उस समय शनि की महादशा आ जाए, ध्यान दीजिएगा बात, किसी भी व्यक्ति की कुंडली पूर्ण रूप से खराब नहीं होती है और किसी भी व्यक्ति की कुंडली पूर्ण रूप से अच्छी नहीं होती, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना भी छोटा आदमी क्यों ना हो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति का जो स्थिति परिस्थिति है वो दशा के आधार पर चलता है। यदि आपका समय जब चल रहा हो उस समय, मतलब आप जब, आपका गोल्डन टाइम माना जाता है 15 से लेकर के 30-35 वर्ष तक की अवस्था जो है गोल्डन टाइम है। इस समय में यदि अच्छे ग्रह की दशा आ गई, राजयोग ग्रह की दशा आ गई तो आप उन्नति विशेष कर जाएंगे, और नहीं आई तो परेशान। जैसे मान लीजिए इसमें 18 वर्ष के बाद शनि की महादशा चल गई, इस समय व्यक्ति का बिल्कुल उन्नति का समय था सब कुछ, लेकिन शनि क्योंकि सिंह लग्न कुंडली में खराब होते हैं और शनि की दशा वर्ष होते 19 वर्ष। अब ये व्यक्ति लगातार 19 वर्ष तो खराब नहीं रहेगा, क्योंकि इनके अंदर, शनि के अंदर इनकी अंतर्दशाएं भी तो आएंगी ग्रहों की, 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं भी आएंगी, लेकिन फिर भी महादशा भी तो कुछ न कुछ इफेक्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में अब मंगल अपना पूर्ण फल प्रदान नहीं कर, भले रुचक नामक महापुरुष राजयोग है, लेकिन यह रुचक नामक महापुरुष राजयोग इस समय इनको फल नहीं देंगे। अब 18 दूनी 36, 37 वर्ष की अवस्था तक शनि की ही मानसा चलेगी। अब व्यक्ति जो भी कुंडली देखेगा क्या कहेगा, जी आपकी कुंडली तो वेरी वेरी गुड, लग्न कुंडली देखने के बाद यही कहोगे मंगल रुचक नामक महापुरुष राजयोग बना है, बढ़िया, आप जमीन जायदाद वाले होंगे, मंगल जो है मकान वाहन आदि के भी कारक हैं, सब कुछ चकाचक होगा आपके पास। लेकिन उनसे पूछो तो कहेगा कि आप बहुत परेशान हो जब इसका गोल्डन टाइम होगा 18 से लेकर के 37 वर्ष की अवस्था तक। आइए असल में, अर्थात कुंडली में भले राजयोग क्यों ना बना हो, लेकिन जो ग्रह राजयोग बनाते हैं यदि उस ग्रह का दशा नहीं आया तब वह राजयोग जो अपना है वो पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होता। तो हमेशा दशा के आधार पर ही देखिए, बिना दशा का फलादेश
नहीं करना चाहिए। ये दशा इसे मैं इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद में गोचर का विषय रखूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रोडक्शन करते, फलादेश किसी में करते हैं, तो कुंडली का कितना रोल है और दशा का कितना रोल है। इसमें मार्केश कैसे देखते हैं? मार्केश द्वितीय भाव सप्तम भाव के स्वामी मार्केश। हाँ, इसमें मार्केश शनि नहीं है, अशुभ। मतलब कि कहने का मतलब कि अशुभ कैसे है कि मार्केश की। देखिए मारक भाव कौन सा, तो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मार्केश है, सिंपल समझ लीजिए अभी के लिए। द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी मार्केश। इसमें मार्केश कौन है, द्वितीय भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी, तो इसमें मार्केश कौन हुआ है, शनि और चंद्र है। मारक भाव के स्वामी मार्केश, त्रिकोण भाव के स्वामी त्रिकोणेश, केंद्र भाव के स्वामी केंद्रेश। भाई मार्केश मतलब मारक भाव के स्वामी, मारक भाव जो होता है उस भाव के स्वामी चाहे जो ग्रह हो मार्केश होंगे। अब अशुभ, मार्केश अशुभ ही होता है ना। अच्छा, एक अशुभ इसको विशेष इसलिए माना गया क्योंकि ये त्रिक भाव के ही स्वामी है। एक तो मारक भाव के ही स्वामी है और दूसरे त्रिक भाव के भी स्वामी है। 6, 8 और 12 यह 3 भाव के स्वामी को अशुभ ग्रह माना जाता है, इनको अशुभ ग्रह कहा जाता है। कौन कौन, छठे भाव के स्वामी कोई भी ग्रह हो, अष्टम भाव के स्वामी कोई भी ग्रह हो और द्वादश भाव के स्वामी कोई भी ग्रह हो। यदि ये स्वयं स्वगृही यहाँ बैठे हैं तब तो खैर ठीक, मान लीजिए शनि यही बैठ जाए तब तो उतना खराब नहीं है, जैसे गुरु यही स्वयं बैठ जाए, स्वगृही बैठ जाए, चंद्रमा यही बैठ जाए, तो जो भी ग्रह स्वगृही हो जाए, भले वो त्रिक भाव के ही स्वामी क्यों ना हो, भले वो मार्केश ही क्यों ना हो, यदि स्वगृही बैठा हुआ है तो वह उतना अशुभ फल प्रदायी नहीं होता। लेकिन यदि स्वगृही नहीं बैठे हैं, अन्य की राशि में बैठे हैं और इस भाव के स्वामी है, त्रिक भाव के 6, 8, 12 भाव के स्वामी या द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी, तब उन्हें अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखी जाती है। मार्केश यदि योग कारक हो जाए तो क्या माने, कैसे होंगे मार्केश योग, यदि मार्केश होंगे नहीं तो योग कारक ही होंगे। मार्केश योग कारक तभी हो सकते हैं जब सप्तम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी आपस में संबंध बनाए। लेकिन इस पे हम अभी डीपली नहीं चल रहे हैं और ये पराशरी सिद्धांत है, पूर्ण रूप से मार्केश ही योग कारक हो जाए, योग कारक मार्केश हो जाए। फिर ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि यदि मार्केश है और योग कारकेश से संबंध बनाए हैं और दोनों, तब मार्केश भी योग कारक ऐसा फल नहीं है, लेकिन किसकी महादशा चल रही है, तब मार्केश की महादशा में देखा जाएगा कि अंतरदशा किसकी चल रही है। यदि अंतरदशा अन्य किसी संबंध बनाने वाले ग्रह चल रही है तो शुभ फल, और अंतरदशा यदि अष्टमेश की चले, त्रिकेश की चले, अन्य किसी मार्केश की चले तो अशुभ फल। ये डीप ज्यादा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं केवल अभी गोचर बताने के लिए जितना इंपॉर्टेंट चीज है उसी को लेकर के चल रहा हूं, है ना, उसी को विषय में, उसी को रखते हैं अपने विषय में। तो अभी तक जो आपको मैंने बताया इसका निष्कर्ष यही है कि लग्न कुंडली देखिए, लग्न कुंडली में यदि आपको जितना भी अभी मैं पढ़ाया हूं उसमें से यदि कोई राजयोग बना है तो केवल राजयोग को देख करके फलादेश मत करिए, आप ये देखिए कि दशा किसकी चल रही है, दशा के आधार पर ही फलादेश करना चाहिए। जिस ग्रह की दशा उस व्यक्ति के ऊपर चल रही होगी, जब भी वो ग्रह लग्न कुंडली में जैसे होंगे उसी प्रकार से फलादेश आपको करना है। यदि वो ग्रह स्वगृही हैं, उच्च के हैं, केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में बैठे हैं तो अच्छी बात है। और यदि वो ग्रह, कौन से ग्रह, जिस ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह यदि त्रिक भाव में बैठे हो, नीच के बैठे हो, अस्त के बैठे हो, शत्रु की राशि में बैठे हो, तो वो ग्रह अपने से संबंधित, जो भी हर एक ग्रह का अपना प्रभाव है, अपने संबंधित अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब हम आइए गोचर पे। हाँ, करवा सकता है पंडित जी। मांगलिक दोष का विचार देखिए, अब समझिए, मांगलिक दोष होना और राजयोग कारक होना, इन दोनों में अंतर है। मांगलिक दोष किस पे प्रभाव करता है, विवाह पे, दाम्पत्य जीवन पे और व्यक्ति के स्वभाव पे, लेकिन राजयोग होना उसके भाग्य पर निर्भर करता है। तो क्रोधी व्यक्ति जिसकी पत्नी नहीं रहती है, या पति मर जाते हैं, या पति भाग जाते हैं, या पत्नी भाग जाती है, तो वो व्यक्ति भाग्यशाली हो सकता है।
भाई राजयोग व्यक्ति जिसका खूब पैसा है उसकी भी पत्नी जा रही है इधर उधर, उसके भी पति जा रहे हैं, पत्नी 5-5 लाख पैकेज में, 1-1 करोड़ के पैकेज में कर रहे हैं, पति जी दूसरी जगह है। अब ये बता रहा बिल गेट्स की पत्नी तलाक देगी, तो दोनों स्थिति में ना, तो राजयोग कारक होना और दाम्पत्य जीवन में खराब होना ये दोनों अलग है। राजयोग होना और रोग होना, देखिए कितने बड़े बड़े आदमी को रोग हो जाता है, तो रोग होना अलग अलग बात है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई ग्रह योग कारक है और वो रोग भी दे रहा है, देगा। योग कारक या राजयोग कारक ग्रह रोग भी दे सकते हैं, और व्यक्ति का कुंडली में अगर मांगलिक दोष है, वही ग्रह योग कारक भी है, तो मांगलिक दोष का प्रभाव देंगे और योग कारक का भी प्रभाव देंगे। लेकिन मांगलिक दोष में ये तो आपको पता ही था, मंगल यदि स्वगृही हो या उच्च के हो या नीच के हो, अस्त हो, तो मांगलिक दोष का प्रभाव पड़ता नहीं है। तो अगर राजयोग बना रहे मंगल और मंगल स्वगृही है तो वैसे ही मांगलिक दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। विषय आगे बढ़ाते हैं गोचर का। गोचर में जो आज आपको बताने वाला हूं, पहले तो कुंडली बनाना समझिए कि कुंडली किस प्रकार से बनता है। गोचर कुंडली, गोचर कुंडली बनाया जाता है व्यक्ति की जन्म राशि के आधार पर। अब हेडिंग डाल लीजिए गोचर। यदि हम लोग उसी पे चलते रहे लग्न कुंडली पे तो उसका प्रश्न समाप्त होने वाला नहीं है। यह विषय ऐसा है, और वैसे भी ज्योतिष विषय को विशेष करके श्राप लगा हुआ है कि आप में जो व्यक्ति जितना आएगा वो उतना घुसता चला जाएगा, उसकी भूख उतनी बढ़ती चली जाएगी, और यही चाहिए भी। हार्दिक पांड्या भैया कैमरा को ना टच करें सर, खुजलाइए आगे बढ़ करके थोड़ा जी। त्रिकोण भाव में ग्रह राहु केतु के साथ भी अच्छे फल प्रदान करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। राहु और केतु कभी भी पूर्ण रूप से शुभ फल प्रदान नहीं करते, माइंड सेट कर लीजिए। राहु और केतु की दशा पूर्ण रूप से शुभ नहीं हो सकती है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी, और खराब है तो खराब है ये है, अगर अच्छा भी है तो भी वो खराब नहीं है। मतलब अगर अच्छा कुछ दे रहा है तो खराब के साथ देगा अच्छा। वो लाभ भी देगा, अगर राहु तो कुछ इस प्रकार से लाभ देगा कि बाद में नुकसान होने की स्थिति बनी रहेगी, मानसिक अशांति देगा, डर लगा रहेगा, हो सकता है पुलिस आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, शत्रु से परेशान हो सकते हैं। रंग भी बना देता है, राजा बनाता है, लेकिन राजा को कितना टेंशन होता है, कितना शत्रुओं का भय होता है, कितना एसपीजी कमांडो में चलना पड़ता है, वो भी देखिए। तो राजा बनाता है, राहु वाला राजा जो होता है ना, वो राजा नहीं माना जाता है। मान भी लीजिए खूब पैसा आ भी गया, लेकिन उसकी परेशानी अगर देखा जाए तो भयंकर होती है, राहु बनाने वाले राजा जो होते हैं। हाँ, शनि के लिए हम कहते हैं कि शनि इज मनी। शनि जो है वो स्लोली काम करते हैं। हाँ, वो अगर परेशान भी करना प्रारंभ करेंगे धीरे धीरे, आपको इतना बुरी तरह से तोड़ते हैं शनि। तो शनि का जो लाभ आता है ना, वो टिकता भी है और विलंब से आता भी है। बिल्कुल वो सब चीज का भाव समझा करके व्यक्ति को लाभ कमाते हैं, यानी कि व्यक्ति कितना संघर्ष करा देते हैं ना, उसको पता होता है कि इस लाभ का महत्व क्या है। तो शनि के लिए कहा है। चलिए छोड़िए अन्य चीजों को, छोड़िए गोचर विषय में हम लोग आए हैं। आज विषय इसलिए इकट्ठा हुए इतने जने, तो गोचर विषय ही करते हैं ना। गोचर, गोचर का मतलब होता है, गो मतलब ग्रह, चर मतलब वर्तमान स्थिति। वर्तमान में सभी ग्रहों की स्थिति को गोचर कहते हैं। इस समय कौन से ग्रह, जो लग्न कुंडली होती है वो कुंडली है जब बच्चे का जन्म हुआ था, वो भी एक प्रकार का गोचर ही है। लग्न कुंडली भी, ध्यान समझिएगा, लग्न कुंडली भी एक प्रकार का गोचर है। कब का गोचर है? जब बच्चे का जन्म हुआ था। लग्न कुंडली वही बनता है ना, जिस समय किसी भी जातक का जन्म होता है उसी एग्जैक्ट टाइम में कौन से ग्रह कहां चल रहे थे उसको बना करके चक्र में लिख दिए, वो उसकी जन्म कुंडली हो गई। जन्म के समय सभी ग्रहों की स्थिति को क्या कहते हैं? जन्म कुंडली कहते हैं। और अभी जिस समय आप उस व्यक्ति का फलादेश कर रहे हो, किसी का भी फलादेश कर रहे हो, उस समय कौन से ग्रह कहां चल रहे हैं अंतरिक्ष में। अभी भी ग्रह कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे भाई, अंतरिक्ष में ग्रह बैठे थे नहीं कि आपकी कुंडली बन गई अब ग्रह बैठ गए वहीं पे।
अंतरिक्ष तो चल रहा है, बस हम ये क्या कर लेते हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ होता है उस समय कौन से ग्रह अंतरिक्ष में कहाँ थे, किस डिग्री पे थे, किस दिशा में थे, किस राशि में थे, वो पता चल जाए तो वो क्या हो गया, जन्म कुंडली। और जब जब कुंडली दिखाए तब तक हम देखें कि जब व्यक्ति हमारे पास आया है क्या कारण है हमारे पास आया है, कहीं न कहीं ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी है गोचर में वर्तमान में, तब यह व्यक्ति ज्योतिषी के पास आया है, डॉक्टर के पास गया है, वकील के पास गया है। तो गोचर का मतलब होता है वर्तमान ग्रहों की स्थिति। अब वर्तमान ग्रहों की स्थिति कैसे पता चलेगा, यदि आपके पास उसी दिन का पंचांग, उस वर्ष का पंचांग है तो पंचांग में देख लीजिए, अगर उस वर्ष का पंचांग नहीं है तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर में कुंडली बना लेंगे। तो इसमें जहां ग्रह स्पष्ट करते हैं आज के ग्रह स्पष्ट को देख लीजिए। भाई जिन्होंने गणित किया है उनको पता होगा, क्योंकि आज वही छात्र जुड़े हैं जो गणित किए हैं। तो जिन्होंने गणित किया है उनको पता है कि ग्रह स्पष्ट कैसे करते हैं। तो आज के दिन ग्रह स्पष्ट देख लीजिए कि कौन से ग्रह किस राशि में, तो पता चल जाएगा आपको कि कौन से ग्रह किस राशि में। और दूसरा उपाय जिन्होंने गणित नहीं किया उनके लिए, तो कुंडली बनाइए। कैसे बनाना है कुंडली, अभी तुरंत की कुंडली बना लीजिए, बनाइए सभी लोग अपने अपने मोबाइल पे, अभी तुरंत की वृंदावन स्थान डाल दीजिएगा, तो एक कुंडली बनेगी सब लोगों के। तुरंत की कुंडली में जब खोलेंगे ना तो समय डेट सब फिक्स रहता है, बस आपको नाम कुछ भी XYZ डाल देना है, जन्म स्थान डाल दे दीजिए, ये बन गई कुंडली। ये जो अभी जो कुंडली बन गई है, कुंडली बनाना कैसे कुंडली बनाते हैं ऐसे बनाना है। जब आप कुंडली खोलोगे ना बस नाम लिखो और क्लिक कर दो, कुंडली बन गया। ये जस्ट नाउ अभी की कुंडली है। हाँ जी, तो मेष लग्न की कुंडली बन गई। ग्रह स्पष्ट देखना है, कारण आवश्यक नहीं है ग्रह स्पष्ट देखना ही, आप सीधे इसको देखिए तुरंत सॉफ्टवेयर पे कुंडली, इसी से तो सब लोग देखते हैं। तो कुंडली बनाइए इस सॉफ्टवेयर पे, तो वर्तमान की कुंडली जस्ट जब भी आप कुंडली देख रहे हैं, अगर गोचर कुंडली आपको देखना है तो वर्तमान की कुंडली निकाल लीजिए, आप वर्तमान तुरंत की कुंडली निकाल लीजिए। चलिए एक चीज और दिखाते हैं आपको, रुक जाइए, इसमें भी गोचर कुंडली आता है, उसे भी बता देते हैं कैसे देखें। कुछ आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर से सब कुंडली देखना है सबको। रुक जाओ, कोई नहीं हाथ से बनाता भैया, कोई नहीं बनाता, एक को आदमी नहीं बनाते। देखिए मेरे मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, एक सेकंड रिकॉर्डिंग में दिखा दूं, एक मिनट। ये जो कुंडली आपको दिख रही है, अभी समझा देंगे, देखिएगा। देखिए ये लग्न कुंडली खुली हुई है, ये कुंडली लग्न कुंडली खुली है, ठीक है। आप लोगों को अभी हम क्लास के बाद समझा देंगे, चिंता मत करना। लग्न कुंडली खुली है, आप इसको साइड से उछलकाएंगे। सेकेंड स्टेप जो है वो नवमांश है, क्लाउड है, चंद्र है, चलित है, ग्रह स्थिति है,
ग्रह स्थिति सब, शरीर तालिका, जन्म विवरण, पंचांग, अष्टक वर्ग, कारकांश, स्वांश, ये सब कुछ अभी देख ले रहे हैं हम लोग। गोचर देख रहे हैं तो गोचर पे आकर के अटक जाना है। ध्यान से देखिए, जो मैं दिखा रहा हूं केवल उसी को देखना है ना, अन्य चीज को मत करिए। केवल गोचर समझना है तो गोचर ही समझते हैं। गोचर देखिए, तो गोचर आपके सामने खुला हुआ है। तो गोचर में दो ऑप्शन होता है, एक लग्न का और एक चंद्र का। तो आपको चंद्र वाला ऑप्शन चूज करना है, ये लग्न वाला ऑप्शन नहीं। देखिए अभी ये लग्न है, इस समय ये लग्न है। अब आपको चंद्र वाला जो है टच करेंगे तो चंद्र वाला आएगा। तो चंद्र देखना है। हमेशा गोचर चंद्र कुंडली से ही देखनी चाहिए, कभी भी गोचर अन्य से नहीं देखनी चाहिए। देखने वाले लग्न से भी देखते, देखिए सॉफ्टवेयर भी दे रहा है लग्न से, लेकिन चंद्र कुंडली से ही गोचर का विचार करना चाहिए। ये बहुत जगह लिखा हुआ है। तो चंद्र राशि प्रधानत्वम लग्न राशि न चिंतित, तो चंद्र राशि से गोचर देखा जाएगा। तो इनकी जो जन्म राशि है वो वृश्चिक राशि है। कैसे पता चला वृश्चिक राशि है? तो ये जो कुंडली आप देखिए, लग्न कुंडली, लग्न कुंडली में देखिए चंद्रमा किस राशि में है? चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है। तो इनका गोचर कुंडली क्या बनेगा? वृश्चिक राशि से 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तुला राशि में बोली वृश्चिक राशि में है। अभी नहीं, अभी वाला कुंडली नहीं देखना, ये दूसरा दिख रहा है इनको। आप लोग गोचर देख रहे हैं ना, हम लग्न कुंडली बता रहे हैं। नीच के हैं, आपके पास कुंडली नहीं, जो मैं कुंडली बनाई आपके पास थोड़ी ना, ये दूसरी कुंडली है आपके पास, दूसरी कुंडली। हाँ ये लग्न है, तो वृश्चिक राशि है। अब गोचर कुंडली जब भी बनता है तो चंद्रमा जिस राशि में लग्न कुंडली में हो उसी राशि से प्रारंभ होता है। अभी प्रश्न के लिए पूछा था, ठीक है। तो गोचर कुंडली कहां से प्रारंभ होगा? चंद्र, लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे वही राशि उसकी गोचर कुंडली की लग्न मानी जाएगी जीवन पर्यंत। ये याद रखिएगा विनीत द्विवेदी जी। जिनकी भी जो राशि होगी जन्म कुंडली में, नाम से नहीं देखना है, जन्म कुंडली में इसमें चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि, अर्थात इनकी जो जन्म राशि है वो क्या है? वृश्चिक राशि है। तो इनकी जो जन्म कुंडली बनेगी, सॉरी गोचर कुंडली बनेगी, किससे प्रारंभ होगा? वृश्चिक राशि से। अब चलते हम लोग गोचर कुंडली, इनका गोचर देखिए, चंद्र गोचर देखना है। वर्तमान में जो ग्रह जहां चल रहा है उस ग्रह वहां बैठा हुआ है, इसमें पहले से बैठा हुआ है, हम इसमें कुंडली में बैठा ले रहे हैं। चंद्रमा जो है अभी तुला राशि में चल रहे हैं इस समय, वर्तमान जो आज की अभी की तुरंत की कुंडली बनाया था हमने, वही है ये गोचर कुंडली जो दिख रहा है आप लोगों को ऑनलाइन वाले स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें सभी ग्रह वहां बैठे हैं जहां अभी के समय में चल रहे हैं, तुरंत में। सूर्य अभी कहां चल रहे हैं? सिंह राशि में, और केतु भी सिंह राशि में चल रहे हैं। शुक्र और बुध किस राशि में चल रहे हैं? कर्क राशि में। शुक्र और बुध दोनों हैं कर्क राशि में। गुरु किस राशि में है? मिथुन राशि में, अस्त है, ठीक है। शनि किस राशि में है? मीन राशि में है, बकरी है। राहु किस राशि में है? कुंभ राशि में। और मंगल है कन्या राशि में। हो गए सारे ग्रह। ये बन गई गोचर कुंडली, अर्थात जातक की जो जन्म राशि होगा उसे हम लग्न मान लेंगे, फिर पूरा चक्र बना लेंगे। फिर जिस समय आप गोचर कुंडली बना रहे हैं उस समय जो ग्रह जहां चल रहे होंगे उन राशि में सभी ग्रहों को बैठा देंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? गोचर कुंडली। ये गोचर कुंडली बनी है। ब्लैक बोर्ड पे आते हैं हम सब लोग, वहां पे समझेंगे तो अच्छा रहेगा। गोचर कुंडली बना लेंगे हम सब लोग। कोई समस्या किसी को गोचर कुंडली बनाने में? देखिए कुंडली बना हुआ है यहाँ पे, यह उनकी गोचर कुंडली है जिनकी वृश्चिक राशि है, ठीक है।
वृश्चिक राशि वाले जितने होंगे उनकी क्या ये गोचर कुंडली है वर्तमान की। गोचर मतलब वर्तमान ही होता है। चलो अब एक गोचर और बना लेते हैं। मान लीजिए मेरी राशि क्या है, मेरी राशि मकर राशि है। तो मकर राशि, जन्म राशि क्या है मेरी मकर, तो मकर से लग्न बना देंगे। मकर, कुंभ, मीन, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अभी कौन से ग्रह किस राशि में चल रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। चंद्रमा किस राशि में है आज इस समय, तुला राशि में। चंद्रमा को तुला राशि। मंगल किस राशि में है, कन्या राशि में। 6 नंबर मंगल है। सूर्य और केतु 5 नंबर में। सूर्य और केतु 5 नंबर में। शुक्र और बुध किस राशि में है, कर्क राशि में। शुक्र और बुध दोनों के दोनों कर्क राशि में। गुरु किस राशि में है, मिथुन राशि में। आज के दिन, अभी के दिन। तो गोचर कुंडली में ग्रह देख लीजिए। अब जिस भी राशि का गोचर बनाना है बस राशि लग्न डालिए और सारे ग्रहों को इसी प्रकार से बैठेंगे। किसी की भी गोचर बनाइए, 12 राशि में किसी का भी गोचर बना सकते हैं आप इसको देख करके। राहु फलादेश, कहीं फलादेश ही कर रहे अरे पहले ये तो समझो, फलादेश तो करना ही है। मीन राशि में शनि महाराज, और मीन राशि में शनि महाराज है और वक्र है। ये किस राशि वालों के लिए गोचर कुंडली बना, मकर राशि। ये किसकी गोचर कुंडली है, तो जिनकी जिनकी वृश्चिक राशि होगी, यहाँ पर जितने जने हैं उन जिनकी वृश्चिक राशि है उन सबका गोचर कुंडली ये है। अभी फलादेश भी करेंगे सभी ग्रहों का, कैसे फलादेश करते हैं। और जिनका जिनका मकर राशि है उनके लिए गोचर कुंडली क्या है, ये है। जिनकी जिनकी मकर राशि हो, जन्म राशि याद रखिएगा। अब आप लोग अपनी अपनी गोचर कुंडली आज का बना लीजिए। आज से 10 दिन के बाद बनाएंगे तो गोचर कुंडली चेंज हो जाएगा। राशि चेंज नहीं होगी, राशि तो मकर ही राशि रहेगी। जो मकर राशि वाले होंगे यहाँ पर ग्रह चेंज हो जाएंगे, हो सकता है चेंज हो जाए। चंद्रमा तो चेंज हो ही जाएंगे क्योंकि 2.5 दिन ही रहते हैं एक राशि में एक दिन। तो कहीं न कहीं कोई न कोई 10-15 दिन के बाद ग्रह खिसके हुए आपको मिलेंगे। एक दिन में हो सकता है चंद्रमा चेंज हो जाए। भाई ये समझिए ना, एक ग्रह एक राशि में एक महीना 21 दिन 27 दिन चलते हैं। हो सकता है कि आज बॉर्डर पे हो कल ही चेंज हो जाए, हो सकता है 27 दिन बाद ही चेंज हो, 21 दिन के बाद ही चेंज हो, यही तो हो सकता है। अभी अभी नीला जी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं गोचर के। अब आते हैं बात की गोचर का विशेषता क्या है। कोई बात नहीं, गोचर को आप लोगों ने समझ लिया, अब आप अपना अपना बना लीजिएगा। फलादेश भी कर लेंगे आज के बाद। इसकी विशेषता क्या है, कहा जाता है, विद्वान कहते हैं कि जैसे हम लग्न कुंडली देखते हैं उसी जस्ट टाइम पे उस व्यक्ति का गोचर कुंडली भी देखिए। लग्न कुंडली तो उस समय का है जिससे बच्चा जन्म लिया था, उसके आधार पर फलादेश है। तो 70-60% लग्न कुंडली से फलादेश सटीक जाता है, लेकिन गोचर भी 30% 25% अपना प्रभाव रखता है। अर्थात वर्तमान में जो ग्रह जहां चल रहे हैं वही तो ग्रह अपना अपना प्रभाव सब पे रश्मि ऊर्जा अपना डाल रहे हैं। किसी के लिए खराब है, किसी के लिए अच्छे हैं। हमारे राशि के लिए अच्छे होंगे, तुम्हारी राशि के लिए खराब होंगे ग्रह। कैसे, जैसे मान लीजिए, जैसे शनि ही मान लेते हैं। किसी कुंडली में शनि योग कारक है, बढ़िया है, राजयोग कारक, शश नामक महापुरुष राजयोग बनाए, या अन्य किसी प्रकार से शनि राजयोग कारक है और उसकी दशा भी चल रही है, तो उसके लिए तो राजयोग कारक वाला स्थिति चल रहा है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है, या मिल रहा हो तो कोई बात ही नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या कारण होता है कि वर्तमान में उसकी राशि से, अर्थात गोचर कुंडली में उसकी जो राशि से गोचर कुंडली बनेगी, उस राशि से जो गोचर कुंडली है, गोचर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उसे पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। लग्न कुंडली भले दशा अच्छी चल रही हो, अच्छे ग्रहों की चल रही हो, लेकिन यदि गोचर कुंडली में राशि से ग्रहों की स्थिति गिनती सही नहीं है तो उसे उस प्रकार से लाभ नहीं मिलेगा। अथवा किसी व्यक्ति का इसमें अच्छा चल रहा है, उसमें खराब चल रहा है, तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। दोनों में खराब चल रहा है, इसमें भी मार्केश की दशा चल रही है, जो ग्रह मार्केश बना रहे हैं, और गोचर में भी जाकर के अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे पूर्ण रूप से अशुभता मिलता रहेगा। मतलब कितना भी संघर्ष करेगा उसे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म कुंडली के आधार से भी अभी अच्छा समय नहीं चल रहा है और गोचर कुंडली के आधार से भी अच्छा समय नहीं चल रहा है। तो जन्म कुंडली से अच्छा समय है
कि नहीं है, ये तो दशा निर्धारित करता है। और गोचर कुंडली से ग्रहों की गिनती निर्भर करती है कि उसके किस भाव में, गोचर कुंडली के अर्थात उसके जन्म राशि से कितने नंबर पे कौन से ग्रह बैठे हैं, उस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, नियम कहता है कि जिसकी भी गोचर कुंडली हो, जैसे ये मकर राशि वाले हैं, तो गोचर कुंडली में यदि सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें इन भाव में होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं। कौन? सूर्य। यदि जैसे इसमें कुंडली में देखिए सूर्य कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। यदि इस समय इसके लिए सूर्य की महादशा चल रही होगी तो ये सूर्य अच्छे फल प्रदान नहीं करेंगे। भले लग्न कुंडली में अच्छे हैं तो सामान्य देंगे, क्योंकि अष्टम भाव के सूर्य हैं गोचर कुंडली में। गोचर कुंडली में सूर्य 4 जगह अच्छे फल देते हैं। गोचर कुंडली में भी सूर्य किसी के तृतीय भाव में बैठे हो उस समय अच्छे फल प्रदान करेंगे। क्या अच्छे फल प्रदान करेंगे वही बताता हूं। अगर तृतीय भाव में है, षष्ठ भाव में है तो अच्छे फल प्रदान करेंगे, 10वें भाव में है तो अच्छे फल प्रदान करेंगे, और 11वें भाव में है तो अच्छे फल प्रदान करेंगे, अर्थात उपचय भाव में। बिल्कुल। तो गोचर कुंडली बदलती रहती। गोचर कुंडली क्या होती है? बदलती, चेंज होती है, क्योंकि वर्तमान स्थिति आज देख रहे तो कुछ और गोचर बन रहा है, कल देखेंगे तो कुछ और बनेगा, क्योंकि ग्रह की स्थिति, ग्रह तो चलायमान है, कोई ग्रह स्थिर तो है नहीं। आज ग्रह मान लो चंद्रमा है तुला राशि में, कहा गए तुला राशि में, हो सकता है 2 दिन बाद बनाओगे तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएंगे, क्योंकि 2.25 दिन ही एक राशि में जाता है चंद्रमा। 4 दिन पहले का गोचर बनाइए तो चंद्रमा कन्या राशि में निकलेंगे। तो गोचर कुंडली हमेशा देखना चाहिए। इसका फलादेश किस प्रकार से करेंगे उस पर विषय पर बात करते हैं। आप लिखेंगे सब लोग सूर्य का गोचर फल, हेडिंग डालेंगे सब लोग, सूर्य का गोचर फल। इंटरेस्टिंग विषय है, ध्यान से देखेंगे तो और आएगा समझ। सूर्य का गोचर फल लिखिए। राशि से सूर्य जब तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश भाव में होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में सूर्य गोचरवश शुभ कहलाते हैं। इसके अलावा अन्य भावों में सूर्य शुभ नहीं होते हैं। अच्छा, गोचर में अष्टक वर्ग का भी विशेष महत्व माना जाता है या होता है।
अब अष्टक वर्ग क्या है, बृहद विषय है, उसे किसी और दिन अध्ययन करेंगे। अष्टक वर्ग, इसमें हो सकता है पिछले बैच वाले कुछ अध्ययन किए हो, कोई है जो अष्टक वर्ग अध्ययन किए हो? अष्टक, सर्वाष्टक, भिन्नाष्टक वर्ग। नहीं, पढ़ने वाले बताइए, नहीं वाले नहीं बताइए। साक्षी जी पढ़ी हैं, पवन जी पढ़े हैं, अमित जी हैं, कृष्ण गोपाल जैसा पुराने छात्र हैं। से कम ना हो किसी भाव में, बिल्कुल जी, इसमें बिंदु पाई देखा जाता है। चलिए छोड़िए इसको। अष्टक वर्ग तो फलादेश गोचर का विषय अष्टक वर्ग पर ही विशेष महत्व रखता है। लेकिन ये जो है, ये मेन है जो मैं अभी आपको करा रहा हूं, इसी के आधार पर अष्टक वर्ग में ही फलादेश किया जाता है। अष्टक वर्ग के आधार पर यह फलादेश नहीं होगा, इसी के आधार पर अष्टक वर्ग को साथ लिया जाता है। मतलब अष्टक वर्ग जो है वो सेकेंडरी है, फर्स्ट मैटर यही है। इसको अगर आपने याद, और बहुत ही मैं सूक्ष्म रूप से गोचर विषय आपको अध्ययन करा रहा हूं, और सूक्ष्म साथ पूरा सार निष्कर्ष बता रहा हूं। सीधे आप देखिए कि गोचर कुंडली में सूर्य किस राशि में बैठे हैं, कितने भाव में। यदि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में बैठे हैं तो सूर्य गोचरवश शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। क्या शुभ फल प्रदान करेंगे, तो आपको पता है कि किस भाव से किन चीज का विचार किया जाता है। तृतीय भाव से पराक्रम साहस का विचार किया जाता है। अगर सूर्य शुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो पराक्रम साहस बढ़ा रहे हैं उसके। छठे भाव से रोग शत्रु आदि का विचार करते हैं, उन्नति का विचार करते हैं, साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा आदि का विचार करते हैं, तो उससे संबंधित है। शत्रु आदि पर विजय प्राप्त होगा। दसम भाव से कर्म का, सफलता, पदोन्नति का विचार करते हैं, नौकरी का विचार करते हैं, तो गोचर सूर्य वो फल प्रदान करेंगे। एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का विचार करते हैं, तो उसका विचार वो फल लाभ मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ कोई ग्रह बैठा होगा। हाँ, अब इसके साथ कोई ग्रह बैठे हैं तो अभी एक केवल सूर्य का ही बताया हो ना, उस ग्रह का फलादेश बताएंगे, अभी 9 का बताएंगे। अभी तो केवल सूर्य का फलादेश, अब चंद्रमा बताएंगे, फिर मंगल का है, फिर बुध का है, गुरु शुक्र शनि राहु केतु सब का बताएंगे। तो आप देख लो कि वो ग्रह एकादश भाव में होंगे तो ऐसा फल प्रदान करेंगे। वही अभी अगर आपके पास समझ में आ गया तो समझ आ जाएगा। चलिए अब चंद्रमा का लिखिए गोचर बस। गोचर का विषय बड़ा है, अब एक प्रकार से वेद होता है, इसे साथ बैठ गया, दृष्टि दे दिया। सूर्य सवा राशि गोचर में दूसरे भाव में। नवजीत जी ने समझा नहीं, गोचर सुदृष्टि भी जाएगी या नहीं। और उसे वेद कहा जाता है आदित्य जी, लेकिन दृष्टि नहीं देखने का। अभी आपको दृष्टि नहीं, केवल गिनती देखना है, कितने नंबर गिनती पे बैठे हैं कौन से ग्रह। चंद्रमा का लिखिए है 1, 4, 7, 10, 11 होगा, सॉरी 1, 3 है चंद्रमा का। जन्म राशि से या फिर कह दो गोचर कुंडली में राशि से प्रथम, तृतीय, सप्तम, दसम, एकादश भाव में चंद्रमा शुभ फल प्रदान करते हैं, अर्थात गोचरवश शुभ फल दायक होते हैं। अन्य भावों में अशुभ। और गोचर कुंडली में देख लीजिए, पहले इसे लिखिए फिर समझाते हैं, इसे प्रैक्टिकल समझाएंगे आप लोग।
बिल्कुल इसमें हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोगों ने सार कहते हैं ना, संत का स्वभाव कैसा होता है, थोथा दिए हो रहा है, कुछ ऐसा है। बस कहते हैं सार को गही रहो, थोथा दिए हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं। लिख लिए? ताली ना बजाओ राम शर्मा जी, पढ़ लो कुछ। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा, पढ़ने से, याद करने से। पता है अभी आप लोगों को सही कह रहा हूं, बिल्कुल ही सरलता सहजता से सब कुछ दे रहा हूं, और ये सारी चीजें जो भी देता हूं मैं, लेकिन इसी चीज को अभी कोई, क्योंकि मार्केट में भतेरे लोग आ गए, मैं भी देखता रहता हूँ, इसी चीज को कोई आपसे कहेगा कि गोचर पढ़ाएंगे, तो अच्छा गोचर पढ़ाएंगे, क्या दक्षिणा है, तो 21,000 रुपया। तो जो पैसे वाले होते हैं कहते चलो कोई बात नहीं, गोचर पढ़ाएंगे, और बताइए क्या, इसी चीज को। भाई जो सिद्धांत रहे एक्स्ट्रा तो कुछ लाएंगे नहीं, वो स्वयं तो वेद व्यास बनेंगे नहीं, या पराशर जी बनेंगे नहीं, बात तो वही लाएंगे ना जो पराशर जी ने दिया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप मार्केट में उतरेंगे और कोई गोचर वाले से बात होगी, अगर वो अच्छी तरह से अध्ययन किए हो तो बताएंगे आप, ये जब बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। जब निष्कर्ष जब निकलता है तो यही निकलता है कि चंद्रमा 1, 3, 7, 10, 11 भाव में शुभ, अन्य भाव में अशुभ। कैसे समझिए, गोचर कुंडली बताएं आप। इस कुंडली में देखिए चंद्रमा शुभ फल प्रदान कर रहे होंगे, इसके लिए अशुभ कर रहे होंगे। देखिए 1, 3, 7 है, 6 नहीं है, 1, 3, 7, 10, 11, तो इन भाव अशुभ है, शुभ है। नोट 1, 3, 7, 10, 11 भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। 6 नहीं है क्या? 6 नहीं है। तो इस कुंडली में, इस गोचर कुंडली में मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय क्या दे रहे हैं? शुभ फल। क्यों? क्योंकि शुभ के रेंज में, गिनती के हिसाब से गोचर वश शुभ भाव में। किसके कारण है? गोचर वश शुभ भाव में अभी चंद्रमा चल रहे हैं। किस राशि वालों के लिए? मकर राशि वालों के लिए। वही वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ नहीं चल रहे हैं। अब अपनी अपनी राशि की गोचर कुंडली बनाइए और देखिए कि आपके राशि के आधार पर आपके राशि के लिए चंद्रमा अभी शुभ फल प्रदान कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा कौन सा होता? क्या है तुम्हारी राशि? तुला राशि है। हाँ, जिसकी तुला राशि होगी उसके प्रथम भाव में ही चंद्रमा आ जाएंगे, तो उनके लिए चंद्रमा शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आगे आचल में आगे बढ़े, मंगल का देखें। इसमें दशा वशा कुछ देखना, बस गिनती देखनी है अपने को, कोई दशा नहीं देखना, बस गिनती का आधार पर कह दिया जाएगा फलादेश। चलिए मंगल का गोचर, जन्म राशि से तृतीय और षष्ठ भाव में मंगल गोचरवश शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें एक नोट लिख लीजिए, कई विद्वान एकादश भाव में भी शुभ मानते हैं। 3, 6, 11 भाव में, ये कोष्टक में लिखिएगा, लेकिन अभी आप इसमें तृतीय और छठे भाव में ही मंगल शुभ है, और लेना है तो एकादश भी ले लीजिए। अन्य भावों में, अन्य भावों में
गोचर वश, याद रखिएगा इसे आप लग्न कुंडली में अप्लाई नहीं करेंगे, ये केवल गोचर कुंडली का ही फलादेश है। अन्य भाव में गोचर वश मेरे तो शुभ फल है। मंगल शुभ नहीं होते हैं। ये लग्न कुंडली का विषय नहीं है, ये केवल अप्लाई होगा गोचर कुंडली में। अगर आप इसे सेटिंग करेंगे लग्न कुंडली में तो फलादेश गलत हो जाएगी और फिट नहीं बैठेगा। तो ये होगा मंगल का फलादेश। अब देखिए अपने अपनी राशि से किनके किनके राशि से मंगल की स्थिति अभी शुभ चल रही है, इसे लिख लीजिएगा फिर देखते हैं। हाँ मेरे जो है षष्ठ भाव में मंगल है। सब चांदी चाहिए तो अनुष्ठान ठोक रहा है। तो वही तो मंगल भी अच्छे, चंद्रमा भी अच्छे, 3 ग्रह अच्छे हो गए लाभ तेरे। जन्म राशि में है तो मंगल, सूर्य मंगल चंद्र। जन्म राशि इसमें क्या लिखा है? जन्म राशि में नहीं, इसमें क्या लिखा है? केवल षष्ठ शुभ है, बाकी सब अशुभ। तो फिर क्या पूछ रहा है? जन्म राशि में अशुभ है मेरे तो तीनों अशुभ है। तो तू तो वैसे ही न शुद्ध है, न तो पढ़ रहा है न कुछ कर रहा है जीवन में। मेरा चंद्र ग्रहों का खेल है, तेरी कोई गलती नहीं है, चंद्रमा सप्तम में। किसी की कोई गलती नहीं होती। प्रैक्टिकल के रूप में देखिए, इसमें बताइए मकर राशि वालों के लिए मंगल कैसे है, शुभ या अशुभ? कहाँ है मकर राशि? अशुभ। क्या सब ग्रह गोचर में भी अपने दशा में फल देते हैं? नहीं, बिना दशा के आधार पर ही वो अपना फल प्रदान करते हैं। अगर दशा मिल जाए तब वह शुभ पूर्ण रूप से देंगे या पूर्ण रूप से अशुभ देंगे। इसमें ये कुत्ते को मैंने पहले ही कहा था कि सही से बैठ। कोई बात नहीं, चलो। कैसा तू आ गया? जा तो पीछे, मेढक के जैसे एक जगह बैठ ही नहीं सकते हो। हाँ तू फूल कुमारी है ना, एक टच में हो गया तो टूट गया। चलिए, इसमें मंगल सिद्धांतिक रूप से वैसे तो तृतीय षष्ठ में भी शुभ होते हैं, लेकिन एकादश में भी कोई कोई कहते हैं शुभ है, तो मान लीजिए चलो शुभ ही है। तो इसमें तो मंगल कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन इसमें मंगल शुभ नहीं है। नवम भाव में बैठे हैं तो क्या क्या समस्या होगी? तो नवम भाव से संबंधित समस्या बोल दो, भाग्य में कमी, पिता से संबंधित परेशानी, ठीक, यही सब परेशानी होगी। हाँ नहीं, इसमें पिता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल का हो गया, बुध का सब नहीं है, बात मत करिए, देखिए आगे सीधा बैठिए। तो आप आ जाइए, आकाश जी आप पीछे जाओ, तो अशोक जी आप आगे आओ, आ जाइए फटाक से। हाँ, बुध जन्म राशि से द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम 2 4 6 8, दशम और एकादश भाव में गोचरवश बुध शुभ फल प्रदान करते हैं। अन्य भावों में अशुभ फल
देते हैं। ये बुध का फल है। फटाफट लिखिए, 9 ग्रहों का फल लिखने का है। इसमें हमारे शुभ हमारे सूर्य को छोड़कर सब सूख गए। छोड़कर सब सुबह हमारे पास है अभी तो मिला करके बाहर अंदर से आने वाले मिला करके होंगे 25 जने। तो मेरा भी ठीक है। ये पता है क्या बोले, प्रश्न क्या है इनका, कहीं आपके कितने जानवर है? कुत्ता, गधा, नीच, खच्चर, सब मिला करके 25 जने हैं। हाँ जी, बिल्कुल प्रारंभ है महाराज। रिकॉर्डिंग के बिना तो हम काम ही नहीं करते। रिकॉर्डिंग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चुप रहेंगे, बुध हो गए। नहीं, इसको प्रैक्टिकल के रूप में देख लेते पहले। इसे बताइए बुध शुभ या अशुभ? किसमें बोलती? आप बारे में मकर में बताइए पहले। दाम्पत्य जीवन खराब रहा। मकर हल्ला नहीं। मकर में, मकर राशि वाला जो गोचर फल है, इसमें बुध शुभ या अशुभ? और वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध अशुभ ही है, नवम में है, दोनों में अशुभ है। हरिनारायण तिवारी जी देखिए, एक में तो सप्तम में है, एक में नवम है। 2, 4, 6, 8, 10, 11 भाव में 2, 4, 6, 8, 10, 11 विषम आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु का गोचर फल लिखिए। जन्म राशि से द्वितीय, पंचम, सप्तम और क्या है, वटुकन्या जन्म राशि त्रिकोणाय द्वि सप्तगः, सप्तम और एकादश भाव में गुरु सुफल प्रदायक होते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा क्या है कि द्वितीय, पंचम, सप्तम और एकादश भाव में शुभ है। बाकी सब क्या है? तो प्रथम भाव में हो तो, तृतीय भाव में हो तो पूछने की जरूरत ही नहीं, अशुभ है, सिंपल। अन्य भावों में अशुभ फल दायक होते हैं। मजा मत लो उस विचार से। गुरु 4 भाव में शुभ है, 2, 5, 7, 11। लिखिए। अरे वाह, वेरी फास्ट लिखिंग। स्क्रीन शॉट से काम नहीं चलेगा, लिख लो महाराज। मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोचर ये आपने कर लिया, समझिए 50% गोचर समझ गए। अब ऐसे तो करने के लिए तुम्हें 6 महीना केवल गोचर ही पढ़ा दूं आपको, 6 महीना लग जाए केवल गोचर ही, गोचर विषय में इतना विषय है गोचर का। अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, फिर इसमें हर एक भाव का प्रथम भाव में अगर गुरु हो तो क्या फल होगा, कुल मिलाकर 108 पॉइंट बनता है। वैसे आपको अभी हमने क्या सामान्य रूप से लिखा दिया कि जन्म राशि से द्वितीय, पंचम, सप्तम और एकादश भाव में शुभ है,
और कॉमन रूप से बता दिया कि जिस भाव से जिन चीज का विचार करते हैं उसके लिए शुभ है, यही तो बता दिया। इसमें नहीं, उसका शुभ है। लेकिन अगर और बृहत करना होगा तो एक एक भाव का लिखेंगे। मान लो जैसे भी इसने पूछा तो मैं लिखाऊंगा यदि आपके जन्म राशि में गुरु गोचरवश है तो ये फल होगा, 4 लाइन का, 5 लाइन का। फिर बोलूंगा देखिए यदि गुरु आपके जन्म राशि से द्वितीय राशि में है, द्वितीय भाव में है, तो क्या क्या शुभ होता है भाई, कुछ ना कुछ तो होगा विशेष शुभ, तो ये चीज शुभ फल प्रदान करेंगे। तृतीय में होंगे तो ये अशुभ है, इसमें तो केवल ये बता दिए कि तृतीय में तो अशुभ है, चतुर्थ में तो अशुभ है, छठे में तो अशुभ है, अष्टम में तो अशुभ है, नवम में है तो अशुभ है, दसम में अशुभ है, द्वादश है तो अशुभ है। पूरी चमत्कार चिंतामणि बन जाएगी, राइट। तो एक अच्छी सी पुस्तक आती है गोचर विषय का, आप लोग चाहे तो लिख लीजिए, गोचर विचार करके एक पीली कलर की पुस्तक आती है, और भी प्रकाशन हुआ है, 1-2 कलर का और भी आता है, मैं जानता नहीं रंग उसका। तो वह जगन्नाथ भसीन जी का गोचर विचार एक पुस्तक है, बहुत ही अच्छा पुस्तक है। यदि आप गोचर में विशेष अध्ययन करना चाहते हैं और भी, लेकिन सारा कुछ यही है जो मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट में सार बता रहा हूँ, उसमें बृहत रूप से है, लेकिन विषय वही रहेगा। उसमें भी यही बोलेंगे कि ये फल अशुभ होगा, लेकिन उसमें क्या है 12 भाव का अलग अलग फल बता देंगे, दोष का अलग होती, तृतीय क्या होगा, चतुर्थ क्या होगा, पंचम क्या होगा, षष्ठ क्या होगा। मैं इकट्ठे लिखा दिया, शुभ और अशुभ 2 चीज बता रहा हूँ। चलिए शुक्र महाराज का करेंगे, ये इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कर लीजिए भाई, लो देखिए इसमें शुभ है अशुभ है गुरु, किसमें? मकर राशि वाले में अशुभ है। गुरु महाराज कहाँ पे? दोनों अशुभ है। दोनों में अशुभ है, 2, 5, 7 और 11 भाव में नहीं है, दोनों में किसी में, एक में अष्टम है ये भी अशुभ है, और दूसरे में छठे में ये भी अशुभ है। चलो छोड़ दो, थोड़ी का फैसला है। हाँ आप समझते हैं शुक्र का, शुक्र का गोचर फल लिखिए, इसका है 3, 7 और 10, ये है अशुभ, लिख लीजिए, इसमें उल्टा लिखना है, तृतीय, सप्तम और दशम इस भाव में गोचरवश शुक्र अशुभ है, ध्यान रखिएगा, इसमें उल्टा लिखाया हूं क्योंकि शुभ ज्यादा है, ये केवल 3 ही भाव में अशुभ है, बाकी सब में, बाकी जो 9 भाव हुए ना बच्चे उसमें सब में शुभ है, तो इसका उल्टा है लिखा हुआ, बस शुक्र अशुभ। बाकी अन्य भावों में शुक्र गोचरवश शुभ फल दायक होते हैं। नया बैच भी जल्दी प्रारंभ होने वाला है 1 सितंबर से, जिनको भी नया बैच फलादेश प्रारंभ से अध्ययन करना हो, नहीं को आप लोग सब अध्ययन कर चुके हैं, आप लोग विद्वान हैं, आप लोगों को पहचान के कोई अध्ययन करने वाले हो तो उनको जानकारी दे दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे मेरे नंबर पे या शिवानी जी के नंबर पर, और सारे प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो नए बैच 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। हाँ जी, आगे चल करके हम नक्षत्र का विषय ला रहे हैं आप लोगों के लिए, नक्षत्र विशेष, केवल नक्षत्र अध्ययन, किस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का क्या फल है, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे। अभी तक तो आप लोग राशि का अध्ययन किए हैं, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल देंगे, थोड़ा डीप और हो जाएगा एडवांस में, तो जल्दी ही बताएंगे आप लोगों को। नक्षत्र का विषय हम कर ला रहे हैं, वो भी अध्ययन कराया जाएगा आप लोग, अगर आप लोग चाहेंगे तो।
अलग से रहेगा, इसी में नहीं रहेगा। ये मैं सोचा इसी बैच में रहेगा, अलग से रहेगा उसका, ज्यादा नहीं रहेगी दक्षिणा। हाँ 3 जीरो रहेगा, लेकिन ये समझिएगा 3 जीरो, 2 जीरो से काम नहीं चलेगा, 3 जीरो तो रहेगा अंक पे। नहीं रे, 0 के बाद 3 जीरो हाँ। एक। चलिए नक्षत्र का विषय आएगा तो बताइए आप सब लोग को सब कुछ। ओह 99,000, ना 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 ना। बहुत कम एक्स्ट्रा रहेगा। हम लोग बस ये है कि आप लोग हमसे जुड़े रहें, उद्देश्य केवल यही है। जो लिखा है वो उसी से दे रहे हैं और ले लेते हैं। बिल्कुल डिस्काउंट ऐसे हम देंगे, देखिए पता कैसे डिस्काउंट मिलेगा आप लोग, ऐसे मिलेगा। जैसे मान लीजिए नक्षत्र का 3 महीने का कोर्स होगा, तो 3 महीने कोर्स का है ऐसे 27,000 रुपया, लेकिन केवल आपके लिए मात्र 30,000 में। ऐसे बताए तो डिस्काउंट कितना मिल गया आपको? 25,000 का। 24,000 डिस्काउंट मिल जाए। हाँ तो आप लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी डिस्काउंट में, और भी लिख दूंगा इसको, इसे लिख दूंगा 3 लाख का कोर्स। लेकिन केवल अभी आपको मिल रहा है ओनली केवल 3,000। डिस्काउंट भी करना है अपने, तो लिखना लिख देंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो शुक्र महाराज का आपने फल समझा, और जैसे शुक्र महाराज का है कि मात्र 3 भाव में ही अशुभ है, बाकी सभी भावों में क्या है वो शुभ फल प्रदायक है। उसी प्रकार से इसकी वजह से शनि जो है वो क्या है, वो केवल 3 भाव में शुभ है, बाकी सब में अशुभ है। कौन कौन से? 3, 6, 11 शनि का लिखेंगे सब। जन्म राशि से तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव में शनि गोचरवश शुभ होता है। याद रखना, लग्न कुंडली नहीं देख लीजिएगा, गोचरवश शुभ होते हैं। अन्य भावों में अशुभ। शनि मात्र 3 भाव में होते हैं, गिनती से जन्म राशि से गिनती करिए, तृतीय, षष्ठ, एकादश में से कोई भी हो तो शुभ। हाँ फोटो खींच ले, लिखने का नहीं है वैसे। अरे क्या बताइए, जिंदगी का करिए हम समझे नहीं पाते हैं। हाँ नहीं देखो, ये देखो तो तुम लिखे, एक भी नहीं लिखा? कितना लिखा है? तो तुम नहीं ला सकते थे कॉपी, अब कहाँ से लिखोगे इसका? कर क्या रहा था फिर? अभी रुक जाओ, अभी क्लास कटने दो, फिर देखता तुम लोग सब। राहु केतु भी लिखे हो क्या? शुभ होते हैं। राहु का लिखे हुए 3, 6, 10, 11। अशुभ। शुभ राहु का 3, 6, 10, 11। राहु 3, 6, 10, 11 शुभ। और केतु का लिखिए 3, 10, 11 शुभ, बाकी सब अशुभ। बाकी सब अशुभ होते हैं। अब तो ये
तो मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप तो कोई टेंशन नहीं, तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। यदि जन्म राशि से राहु तीसरे, छठे, 10वें अथवा एकादश भाव में है तो गोचरवश क्या है, वो शुभ है। और यदि जन्म राशि से केतु 3, 10वें, 11वें में है तो शुभ है, बाकी सब अशुभ है। हमारे तो दोनों बताइए अगर ये क्या प्रश्न है आपका। दीपिका जी समझ में आ गया? कृष्ण गोपाल जी, कोई ऐसे हैं जिन्हें नहीं आया उस समझ में? इसे याद कर लीजिएगा, मैं था सही तरीका याद करने का। इसको एक कॉपी में सफेद वाला सेंचुरी पेपर आता है, उसमें लिख करके अपने रूम में जहां रहते हैं वहां चिपका लीजिए। सबसे बढ़िया अच्छे जितने भी योग हैं, दशाओं का फल, ये सब अपने पास में 5, 7, 10 पेज चिपका लीजिए जहां भी आप बैठते हैं विशेष समय, ठीक है। या फिर मोबाइल के स्क्रीन में होता है ना, वॉलपेपर लगा लीजिए, वो हमेशा दृष्टि पड़ता रहेगा। तो महीना 2 महीना में वो बिल्कुल आपको रट जाएगा, बिना याद किए, बिना समय दिए आपको याद हो जाएगा। इसका रिंगटोन कैसे लिख लगाएगा तू? है मेरी आवाज। तो मात्र 70% ही अपना शुभ फल प्रदान करेगा। यही तो मैं बताने के प्रयास में था आप लोगों को। मान लीजिए कि लग्न कुंडली में शनि जो है योग कारक है, बढ़िया है, और उनकी दशा भी चल रही है, लेकिन गोचर कुंडली में शनि अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे हैं आपके राशि के आधार पर, तो मात्र वह अपना शुभ फल कितना देंगे? 70% ही देंगे, क्योंकि 30% गोचर का होता है प्रभाव। तो गोचर का जो 30% है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो गोचर क्या है? 30%। कोई लोग कहते हैं 40% गोचर, 60% लग्न कुंडली। गोचर देखिए, गोचर देखिए, गोचर देखिए, लेकिन नहीं, 30-25% ही गोचर का विषय कहना चाहिए। बाकी 60-70%, 70-75% लग्न कुंडली का इफेक्ट होता है व्यक्ति के ऊपर। यदि राशि का नाम पता है तो गोचर कुंडली से फलादेश कर लीजिए। अगर जन्म कुंडली नहीं पता है आपको तो गोचर में जो ग्रह जहां अशुभ शुभ वहां उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, प्रभाव पड़ता है, उसे वेद कहते हैं, याद रखिएगा। यदि मान लीजिए, जैसे यहां दिखाई देते हैं आपको, प्रैक्टिकली बताते हैं। जैसे यहाँ सूर्य को देखिए, सूर्य किसके साथ बैठे हैं? केतु के साथ बैठे हैं। तो अष्टम भाव के सूर्य का भी फल खराब है और केतु का भी फल खराब है, तो ये भयंकर अशुभ फल प्रदान करेंगे गोचरवश सूर्य। इसके लिए किनके लिए? मकर राशि वाले जितने भी जातक होंगे। सूर्य जो है तृतीय में, छठे में, 10वें और एकादश भाव में सूर्य शुभ है। मान लीजिए सूर्य इस राशि में बैठे होते, वृश्चिक राशि में, और इनके साथ ही केतु बैठे होते। तो अब आप देखो कि सूर्य केतु क्या नाम है, वो भी एकादश भाव में केतु भी शुभ होता है और सूर्य भी शुभ होता है। तब यहाँ किसी प्रकार को बिगाड़ेगा नहीं इसको, सूर्य को। लेकिन यही केतु जो है, सूर्य जो है मान लीजिए यहाँ बैठ जाए और यही केतु बैठ जाए। केतु छठे भाव में अच्छे नहीं होते हैं। केतु का 3 भाव अच्छा है, तृतीय, दशम और एकादश केतु का, और सूर्य का 4 भाव शुभ है, तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश। तो यहाँ पे सूर्य शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन केतु अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। अब दोनों में क्या हो गया? भेद हो गया। अब ना ही केतु अशुभ देंगे, ना ही सूर्य शुभ देंगे, बराबर हो जाएगा। भेद इसको कहते हैं। क्या हो जाएगा? ये भेद हो जाएगा। जब एक साथी कोई 2 ग्रह बैठ जाए, एक शुभ दे रहा हो, एक अशुभ दे रहा हो, तब वो क्या हो जाएगा? इनकी शुभता भी, उसका अशुभता भी समाप्त हो जाएगा, डील हो जाता है दोनों में। और दोनों ही अशुभ दे रहे हैं तो अशुभ देते रहेंगे, और दोनों ही शुभ दे रहे हैं शुभ देते रहेंगे। शुक्र बुध के दोनों पे शुभ दे रहे हैं। ये अलग है। पवन जी ये जो जुड़वा बच्चे का फलादेश है, यह इस विषय में नहीं आएगा। वो देश दिक्काल परिस्थिति और पात्र के आधार पर फलादेश किया जाएगा। जुड़वा बच्चों का फलादेश अलग तरीका में वर्ष फल में लिखा होता है कि चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में है और उसके अनुसार फलादेश है। नहीं, वो मुंठा मुंतेश के आधार पर फलादेश होता है। लगभग सिमिलर ही होते हैं ये गोचर के आधार पर ही, लेकिन फिर भी वो अलग होता है। वर्ष फल का फलादेश उपाध्याय जी अलग है। वो मुंठा और मुंथेश देखा जाता है कि कौन है,
उसके आधार पर फलादेश किया जाता है। जुड़वा बच्चों का भी मकान लग्न में मेरे और हाँ बिल्कुल आएगा, दोनों में होगा तो जानना है। मकर लग्न, हेल्थ इश्यू हो गया जी। नहीं, वर्षफल अलग विषय है, वर्षफल नहीं होगा, वर्षफल अध्ययन नहीं कराता हूँ। ये अपने यहाँ चलता भी नहीं है ना वर्षफल। वर्षफल पहाड़ी इलाकों में ज्यादा चलता है, उत्तराखंड हुआ, नेपाल में हुआ और जम्मू कश्मीर आदि। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश और इधर कम चलता है। क्या क्या पढ़ेगा। कृष्णमूर्ति पद्धति होती है, केपी पद्धति, नक्षत्र के आधार पर फलादेश होता है उसमें। तब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल। खूब अध्ययन कर लिया हम लोग, पहली बार आप लोग इतना समय दिए हैं। एक और बार तो 10-55 तक क्लास हुई थी। 10-55 तक? 55 तक मैं यहाँ से 10-55 पे निकला। अरे तू यहीं बैठा होगा, फालतू बकवास कर रहा हूँ। समाप्त होते निकला। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बांके बिहारीलाल की, नवग्रह महाराज की जय। जय श्री राम।